नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुए परमाणु संचालित पनडुब्बी समझौते की, चीन में नई सरकार के नए संकल्प की, भारत के दुनिया में हथियार आयात के मामले में नंबर 1 पर बने रहने की और पाकिस्तान के हालात की। इन मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत करते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने परमाणु संचालित पनडुब्बी समझौते की जो घोषणा की है उससे चीन ने इस समझौते पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस समझौते का भारत के लिए क्या महत्व है और इससे चीन को कैसे घेरा जाएगा? नीरज जी, ऑकस तो हम सब जानते हैं जी कि 2021 में ही बना था जी। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने मिलकर के इंडो पैसिफिक के लिए बेसिकली, और इंडो पैसिफिक हम सब जानते हैं कि दुनिया का 60% से ऊपर का ट्रेड उधर से होता है। तो बेसिक उनकी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी कि चूंकि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चाइना जी अपने आप को काफ़ी अग्रसर कर रहा है जी, आगे तो बढ़ ही गया है और ज़्यादा अग्रसर किए जा रहा है। उनको डर था कि इनकी जो ट्रेड रूट्स हैं, जो इनकी ट्रेडिंग है वहाँ पर, उस पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जी। और हम सबको पता है कि चीन वहाँ क्या कर रहा था, साउथ चाइना सी में भी उसने कई नए आइलैंड्स इनफैक्ट क्रिएट कर लिए जी, अपने बेसेज बनाता गया। इंडो पैसिफिक की जो 11 देश हैं उनमें 7 से 8 में उनसे चीन उनके पास जा चुका है जी, उनसे समझौते किया है। कुछ ने तो नहीं किया है उनके साथ, बट कुछ के साथ इंक्लूडिंग फिलीपींस के साथ उसके समझौते हो रखे हैं जी। तो इन सब से जो है असर पड़ रहा था वहाँ पर, और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये तीनों का समझौता हुआ था 2021 में। और उसके बाद हमें सब पता है, हम सिर्फ सीधे आएंगे मुद्दे वाले जो चीज़ है कि इनके बीच जो सबमरीन का समझौता हुआ है जी। ये अगर आप याद करें तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी नेवी नहीं है, बहुत बड़ा उसका कोई आर्मी या एयरफोर्स या नेवी तीनों नहीं है जी। और ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें तो बहुत अच्छा चल रहा था चीन के साथ जी। चीन बल्कि ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जी। इन सब के बावजूद जब चीन की महत्वाकांक्षा बढ़ी तो तब ऑस्ट्रेलिया को लगा कि शायद उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। अदरवाइज अभी तक ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका की तरह चीन के ऊपर अपना जो रणनीति थी उसको जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी जी, ना हाँ ना ना जी, कुछ उसने खुलासा नहीं किया था कि हमारा क्या है, जैसे कि ताइवान के ऊपर अमेरिका कहता है जी, और उनके संबंध वैसे चल रहे थे। इसी बीच में जब ये तनातनी बढ़ी तो ऑस्ट्रेलिया को लगा कि इनको सबमरीन्स और चाहिए जी। और सबमरीन्स आपको पता है, मैक्सिमम सबमरीन्स तो दुनिया में सब डीजल पावर्ड ही हैं, न्यूक्लियर पावर्ड टेक्नोलॉजी सिर्फ इनके पास रशा और अमेरिका के पास है। अमेरिका ने भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की टेक्नोलॉजी अभी तक किसी को नहीं दी, सिर्फ उसने इंग्लैंड को दी है जी। वो भी आई थिंक तकरीबन 55-60 साल पहले दी थी जी। और किसी को उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं दी जी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी फ्रांस के साथ सबमरीन के लिए करार कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उन्होंने, उसको उन्होंने तोड़ा अभी। और जब इन्होंने तीनों लोग सैन डिएगो कैलिफोर्निया में मिले, बिडेन और ऋषि सुनाक और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया से होकर सीधा वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देंगे ऑस्ट्रेलिया को। रादर अगर हम अमेरिका के शब्दों में कहें तो ये होगा कि न्यूक्लियर सबमरीन इनको दी जाएगी जी, जो बनाएंगे तीनों मिलके जी। रादर टेक्नोलॉजी इनकी रहेगी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी इनकी रहेगी, और यूके और ये मिल करके बनाएंगे। पर्थ के पास इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक बेस है जी, जहाँ पर और उसको उस लायक बनाएंगे और ये न्यूक्लियर सबमरीन वहाँ बनेगी। जब समझौता इन्होंने कैंसिल किया फ्रांस के साथ अपना, तो आपको पता है कितना ज़्यादा इसके ऊपर हल्ला मचा था जी, जी। फ्रांस ने काफ़ी एक्यूज़ किया था अमेरिका को और ब्रिटेन को भी, हालांकि सब नाटो में हैं, सब साथ हैं जी। तो फिर भी काफ़ी फ़र्क तो असर तो आया है, सबके ऊपर असर हम बाद में देखेंगे जी। लेकिन जो सामने सच यही है
कि फ्रांस को छोड़ करके अब ऑस्ट्रेलिया इनसे लेगा न्यूक्लियर सबमरीन। जी 30 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जी 368 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट है जी। जो ऑस्ट्रेलिया उतना खर्च करेगा इसके ऊपर। जी। बाकी भी खर्च करेंगे, लाइक कुछ बिलियन डॉलर। 368 ऑस्ट्रेलियन 368 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बिलियन। जी जी। क्योंकि बहुत महंगी है टेक्नोलॉजी और अभी तक किसी को दी नहीं उन्होंने। जी 3 पहले बनेंगी, फिर 2, और ये 30 साल का प्रोग्राम है। जी 30 साल तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जी। और इसमें 6 से लेकर के 12 बिलियन डॉलर तक ये भी अमेरिका और यूके भी इन्वेस्ट करेंगे इस कैपेबिलिटी में बनाने में और इसको आगे ले जाने में। जी 2 चीज़ें हैं इसमें जो मैं अभी कहना चाहूँगा। एक करार इन्होंने आपस में कर तो लिया है, अभी ये रेटिफाई होनी है अमेरिका में। आपको पता है उनका रूल है जी। अमेरिकन सीनेट में दोनों जगह, और दोनों जगह आपको पता है एक जगह मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स की है। तो क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा समय तो लगेगा जी। लेकिन अगर इन्होंने किया हुआ है तो ज़रूर ये चीज़ जो अभी तथ्य सामने आए हैं कि 2021 में जब ये बात बन गया था ऑकस, उसके कुछ महीनों बाद ही ये बातचीत होनी शुरू हो गई थी। 3 मीटिंग्स हो रखी थी इनकी ऑलरेडी, और जिसमें प्लान बन रहा था। बट अल्टीमेट यही है कि अभी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। अमेरिका भी यही कह रहा है कि न्यूक्लियर सबमरीन नहीं हम दे रहे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे रहे हैं। जी जी। लेकिन आपको पता है कि बहुत थिन डिवाइडिंग लाइन है। जी जी। हिंदुस्तान के पास भी सबमरीन है और न्यूक्लियर सबमरीन हो गई हमारी। तो अभी आपने अरिहंत क्लास जो सबमरीन्स हैं, तो कहने का एम है कि ये बहुत थिन लाइन है जी। और हम भी नेचुरली हम भी जा रहे होंगे न्यूक्लियर सबमरीन्स पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जी। रीच आपकी बहुत बढ़ जाती है जी। आपका एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाता है क्योंकि उतना डीजल आपको ले नहीं जाना है जी। तो इतना ज़्यादा आप कट कर सकते हैं वेट में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है इनके लिए। और बाकी सिस्टम्स और वेपन्स ऐड कर सकते हैं आप जी जी। तो आप आगे जा सकते हैं, डीपर जा सकते हैं और कई चीज़ें कर सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल सबमरीन्स के पावर में नहीं हो सकता है। और आपकी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो रेंज बढ़ जाती है, जो बहुत बड़ी कमी थी ऑस्ट्रेलिया के पास आज की डेट में। अगर चीन के साथ उसका कुछ होता तो उसके पास रेंज नहीं था इतना जी। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, प्लस नेचुरली आर्म्स एम्यूनिशन तो जो भी डालेंगे बाद में, आई एम वेरी श्योर कि ऑस्ट्रेलिया भी न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर लगाएगा, वो अलग की बात है। बट ये फ़र्क तो पड़ा है इसकी वजह से। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है अगर देखा जाए तो इसमें, हालांकि ये डील ऐसी है कि सभी को अच्छा नहीं लगा है जी। कुछ विद इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो को क्रिटिसिज्म हुई है इसकी जी। पॉल कीटिंग जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के जी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो हम न्यूट्रल थे जी, अमेरिका और चाइना के बीच में जी, अभी तो हमारा हम बैलेंस शिफ्ट कर रहे हैं जी। और उसकी वजह से इन्होंने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि जितना हम बैलेंस अमेरिका की तरफ शिफ्ट करेंगे अपना, चाइना से हमारा खतरा उतना बढ़ेगा, बिल्कुल, जो पहले इतना ज़्यादा नहीं था जी। चीन ने इसको क्रिटिसाइज किया ही है, वो कह रहा है कि हमको पेन डाउन कर रहा है अमेरिका चारों तरफ से लेकर के जी, कि इधर से भी इंडो पैसिफिक तो है ही है और इन कंट्रीज के साथ, देशों के साथ मिल करके और ज़्यादा हमको दबा रहा है या पेन डाउन कर रहा है, वही उनका कहने का मतलब है जी। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया में इस हिसाब से देख रहे हैं कि इससे हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी पर दबाव भी आएगा जी। कुछ तो कह रहे हैं कि हम फायदा है, बढ़ेगा, करेक्ट, बट वो भी है कि क्या इसी से हमें फर्क पड़ जाएगा इतना ज़्यादा जी, जी। तो ये भी चीज़ आ रही है उसमें कि इसमें फ़र्क पड़ेगा, दोनों तरह के मत हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप अगर देखिए अपग्रेड तो है, ये बहुत बड़ा अपग्रेड है किसी भी कंट्री में न्यूक्लियर सबमरीन लेने के बाद, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स और बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन इन्होंने जो अभी करार लिया है 30 साल का, तो जल्दी तो होने वाला नहीं है इतनी जल्दी। हालांकि इनका कहना है 2027 से शुरू करेंगे और पर ईयर कैपेबिलिटी जो अभी है 2 से ज़्यादा की नहीं है जी। और 3 इनको मिलने वाले हैं अमेरिका से, तो मतलब ये समझ के चलें कि अगले 5-6 सालों में शायद इनके पास 2 से 3 सब आ जाएंगी, जो कि फिर भी बहुत बड़ी बात है सबमरीन के मामले में जी, क्योंकि सालों लग जाते हैं एक सबमरीन के उसमें देखने के लिए जी। और इसके बाद ये हो सकता है कि आप जब इस
टेक्नोलॉजी अगर आपको मिल गई फिर तो आप और चीज़ें प्लान कर सकते हैं, सिर्फ सबमरीन ही नहीं, और भी जो आपके शिप्स हैं या बाकी जिसे हम बोट्स कहते हैं उसमें भी आप इसको छोटे उसमें भी इन्वॉल्व इसको लगाया जा सकता है और आप आगे जा सकते हैं। कितनी उस बारे में इनका करार है वो अभी तक डिटेल में नहीं आया है, बट पॉसिबिलिटी है। जी। लेकिन हम इसकी रिपरकशंस देखें कि फ्रांस को सबसे बड़ा क्या झटका लगा जी। फ्रांस जो नाटो में था, जो अमेरिका के साथ साथ चलता रहा अफगानिस्तान तक जी, उस फ्रांस को किनारे करके अमेरिका और इंग्लैंड ने, और जो इनकी करार था सबमरीन का ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने टर्मिनेट करा दिया जी। तो फ्रांस को तो झटका लगा ही। मतलब उनको क्लियर हो गया कि भाई ये नाटो हो, अमेरिका हो, चाहे कोई हो, या यूरोपियन यूनियन हो, सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट इंटरेस्ट है। बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया। और अगर आप जाएं, ऐसा नहीं है कि पहला सिचुएशन है जी। वे बैक आई थिंक डी गॉल जब थे फ्रांस के प्रेसिडेंट, आई थिंक 87 कब की बात है, आई एम नॉट 1960s की होगा, हाँ 60s की बात है, 66 के आसपास की। उन्होंने मिलिट्री रोल फ्रांस का नाटो में ख़त्म कर दिया था क्योंकि उनकी बनी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हम नाटो में रहेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन मिलिट्री रोल हमारा नहीं होगा। उन्होंने एक्साइज वगैरह सब बंद कर दिया था, जिसको कि निकोलस सराजुकी जब पिछले सरकोजी आ करके 2009 में आई थिंक जा करके उन्होंने इसको दोबारा स्टार्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस को झटका नहीं मिला है, पहले झटका मिला है और उन्होंने झटका दिया भी है। तो ये चीज़ जो है एक जानने योग्य है कि हाँ ये चीज़ हुई है, जो कि मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं तो फ्रांस को टीस रहेगी ही और रिफ्ट रहेगी, और इतनी जल्दी मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं होने वाली है। इनफैक्ट अगर आप कुछ साल पहले की बात करें, 2-3 साल पहले, तो मैक्रोन ने स्टेटमेंट दिया था अपने प्रीवियस टेन्योर में कि नाटो इज एज गुड एज डेड। उनको लगता है ये सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे, हमको अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। ये काफ़ी पहले की बात है, बिफोर अपने रशिया यूक्रेन वॉर से पहले। तो फ्रांस का ऐसा हो रहा है। और जब मैं फ्रांस कहता हूँ मतलब यूरोपियन यूनियन और नाटो ले लीजिए, आपस में ये चीज़ रिफ्ट रहती रही है। यूक्रेन यूके का यूरोपियन यूनियन से बाहर आना, फ्रांस का ये सब होना, तो मतलब मेरे कहने का ये है कि सब कुछ देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और ग्रुपिज्म जो बन रही हैं अभी, ये सारी सेल्फ इंटरेस्ट ओन इंटरेस्ट वाली ग्रुपिज्म बन रही हैं। नाटो यूरोपियन यूनियन तो जो इनका है वो कहने का है। रूस ने जो इसके ऊपर स्टेटमेंट सिर्फ बड़ा क्लियर दिया कि भाई चाइना को हम एट बे रखना चाहते हैं, दबा करके तो ही नहीं उन्होंने बोला एट बे, अलग रखना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में। तो कहने को तो अगर फ्रांस से आती सबमरीन तो उससे भी हो सकता था, लेकिन अब ये ग्रुप है तो है जिसमें फ्रांस नहीं है, जिसमें और कोई ही नहीं है, तीन ही हैं। और शायद अभी लग रहा है ग्रुप बनाई इसीलिए था कि बनाए और हम अपने सिक्योरिटी दिखाएं कि कितनी प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया को और हमको, और इसलिए हम इनको न्यूक्लियर सबमरीन दें। कुड बी वन रीजन, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए सब कुछ अच्छा ही नहीं है, डिसएडवांटेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पिछले इनके प्राइम मिनिस्टर थे पॉल केटिंग ने ही क्रिटिसाइज किया खुद ही कि ये ठीक नहीं है। लोग वहाँ कह रहे हैं कि अब हम एक बड़े टारगेट बन जाएंगे चाइना के। अभी तक तो हमारे इतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब तो चाइना ने बोल ही दिया है, तो हम बड़े टारगेट होंगे। पहले छोटे मोटे कुछ करता, अब तो ज़्यादा बड़े एक्शंस हमारे अगेंस्ट भी लेगा। और ये भी उनको डर है कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना था, अगर चाइना से भी इनके पास इकोनॉमिक सैंक्शंस और बाकी चीज़ें होने लगेंगी फिर क्या होगा, उसका भी असर पड़ेगा ही, हर हालत में पड़ेगा इनके ऊपर। क्योंकि बहुत चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया से जो ट्रेड होती हैं उधर से, ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट है उनके ऊपर। और टू द एक्सटेंट कि इनके यहाँ से कुछ माइंस, इसकी खास करके जो लिथियम की माइंस हैं उस पर काफ़ी कुछ इनके ऊपर करार रखा है इनके बीच और चाइना के बीच में। इनमें और मलेशिया दोनों जगह पर है माइंस जिसमें है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि फ़र्क पड़ सकता है इसके ऊपर। दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया अब यूएस के, अमेरिका के क्लोज चला गया है। जो साथ फ्रांस के साथ हुआ, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ आगे, फिर अगर उन्होंने बंद कर दी टेक्नोलॉजी,
क्योंकि चीज़ें तो सब होती हैं कि ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की हो तो अमेरिका खुद ही कहेगा कि मैं खुद ही आपको बना के ले आऊँगा, फिट करेंगे। जी जी, ये तो करार में है, उसमें भी है जी। तो फिर क्या होगा उस समय, अगर ये सिचुएशन कभी ना कभी डेवलप होती है उस समय। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कुछ हैं, क्योंकि अगर अमेरिका दे रहा है तो अमेरिका ये भी चाहेगा इन सबमरीन्स को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के हिसाब से ही ऑपरेट करे, बिल्कुल, जैसे अमेरिका कहेगा जी। तो फिर इनकी जो सॉवरेनिटी और अपनी जो इनकी इंडिपेंडेंस थी वो तो इस फील्ड में एटलीस्ट चली जाएगी उनके पास, अमेरिका के पास। जी। और इवन कुछ आसियान के जो नेशंस हैं, कुछ, मैं सभी की नहीं कर रहा हूँ, 4-5 ने तो बोला है कि भाई ये ठीक नहीं है कि हम अब अमेरिका को अपने अंदर, अब अपने सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर ला रहे हैं जी। और चाइना से हम जो है और दुश्मनी ले रहे हैं जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका कि फ़र्क पड़ा है। फिलीपींस ने भी अगेंस्ट बोला है और यहाँ तक खबर आ रही है, अब न्यूज़ जो आसियान में आई है कि अभी हम न्यूक्लियर वेपन्स फ्री थे, हम धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहे हैं जी। तो ये सब भी चीज़ें हैं जो कि रिपरकशंस हैं जी। और वो तो आगे ही चल के आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आगे इनको इफेक्ट करते रहेंगे, जिनके बारे में पक्का प्रभावित होती रहेगी वहाँ की पूरी अब रणनीति जितनी भी है। जी जी। चाइना से लेकर के, अमेरिका से लेकर के और इंक्लूडिंग आसियान की ये रणनीति इससे प्रभावित होगी, जरूर होगी। जी बिल्कुल सर। और आपने चूंकि चीन की ही बात करी है, तो चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार पद संभालने वाले शी जिनपिंग ने चीनी सेना को ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बनाने का संकल्प लिया है। चीन ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा दिया, बताया जा रहा है कि भारत के साथ तिगुना हो चुका है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि चीन के साथ भारत का संबंध जटिल है। यही नहीं, अमेरिकी खुफिया तंत्र ने भी पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ने की आशंका जता दी है। इस सब कैसे देखते हैं? नीरज जी, चीन के बारे में तो खैर हम लोग बात करते रहे हैं जी, लेकिन अभी जो होना था, ये तो जो ये उनका कॉन्क्लेव होना था 2 दिन का 3 दिन का हुआ है, इसी में होना ही होना था और इसमें श्योर था कि तीसरी बार इलेक्ट होना ही है शी जिनपिंग को। और ये भी होना था कि शी जिनपिंग ने जो अभी तक किया उन्होंने बताना था और आगे और कितने कड़े कदम लेंगे ये भी उनको जरूरी था बताना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रोल इसी से होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी जो मेरे उसमें आई है वो सोचने की है कि अभी तक क्यों नहीं अमेरिका और बाकी डर रहे थे चीन से, जो आज ये बात कह रहे हैं। जी। कुछ साल पहले जाइए, पिछले 20, 25, 30 सालों का रिकॉर्ड देखिए, हर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद कुछ ही महीनों में जरूर चीन जाता था। जी। अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो जाते ही रहते थे, इनकी भी विजिट्स आपस में इतनी होती थी और उन्होंने खुलेआम चीन को दिया कि ये ट्रेड अपना बढ़ाए, इंडस्ट्रीज बढ़ाए, सब कुछ उन्होंने खुला छोड़ दिया था। अब क्यों कंटेन करना चाहते हैं? मेरे जो उसमें है, मुझे पहले तो ये लगा था इनके उसमें कि इंडस्ट्रीज इनकी बढ़ेगी, इनकी इकॉनमी बढ़ेगी और अगर ये होगा तो लोग जो है, लोगों के पास और पैसा आएगा और इन्होंने ये सोचा कि वहाँ भी कैपिटलिज्म बढ़ेगी। जब पैसा आएगा लोग और डिमांड करेंगे और हो सकता है कि डेमोक्रेसी का वहाँ भी आगाज हो, जो हर जगह होता रहा है। जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री रिवोल्यूशंस हुए और जहाँ जहाँ इकॉनमी बढ़ी है, जनरली ये होता रहा है। किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में आप देख लीजिए, इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज में देख लीजिए, मुस्लिम कंट्रीज में देख लीजिए, ये हो रहा है। जो यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, कतर में हम देख रहे हैं सब। तो लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी चलती रही, सब कुछ होता रहा, 1000 फ्लॉर्स ब्लूम भी हुए, डेंग शाओपिंग की भी पॉलिसी चली जो उन्होंने इकॉनमी पूरी खोल डाली और अभी शी जिनपिंग भी चल रहे हैं। लेकिन इनकी कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट जो पॉलिसीज़ थी, पीपल वाली, जो पीपल या हम जो जनता के लिए कहते हैं पॉलिसीज, वो वही की वही है जी। वो कम्युनिज्म के वाली जो पॉलिसी थी वो बदली नहीं जी। तो अब इनको लगा कि ये जो है एक तो बहुत बड़ा डेंजर इनके लिए खतरनाक साबित होगा आगे कि ये चीन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा और वो डेमोक्रेसी उसमें नहीं आई, कैपिटलिज्म वाली चीज़ उसमें नहीं आई, तो ये कैसे वहाँ पर अपना प्रभुत्व कर पाएंगे जी, जो ये नहीं कर पाए। जो मेरी सोच विचार थी
उस हिसाब से। और जब ये नहीं हुआ तो अब इनको झटका लगा कि अब तो कंटेन करना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने देखना शुरू कर दिया कि अब चीन स्टेज पर आ गया है हर एक तरह से कि वो अमेरिका को टक्कर देने वाला है, रूस तो पीछे हो ही गया है जी। ये जब चीज़ आई और जब कहते हैं कि जब इनकी संप्रभुता पर और एक ईगो भी, अमेरिकन ईगो भी हो गया था, उस पर जब आघात लगा, तब जो है ये चीज़ आई कि हमें इनको कंटेन करना है। और अब सभी यूएस और यूरोपियन यूनियन सब चाहते हैं कि इनको कंटेन करें इसके ऊपर। अब जब सिचुएशन ऐसी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग भी, उसको भी इतना ऊपर ला रखे हैं। इन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि जो पीएलए के ऊपर भी पूरा कंट्रोल है। पहले पार्टी का इतना ज़्यादा कंट्रोल, अगर आप काफ़ी साल पहले जाएं तो पार्टी का पीएलए के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, लेकिन ये अभी पिछले 15 सालों से तकरीबन ये शुरू हुआ है और अभी आके कंसोलिडेट हो गया है कि पार्टी का भी, कम्युनिस्ट पार्टी का भी कंट्रोल पूरा हो गया है अभी पीएलए के ऊपर। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो कि और इसी बीच में शी जिनपिंग ने क्या किया, इन्होंने 2 चीज़ें अपनी शुरू कर दी। इन्होंने जो बैंक अपना शुरू कर दिया, आपने देखा ही, और जो एससीओ ने, शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था जी, काफ़ी पहले, उसकी हम बाद में बात करेंगे। ये भी चीज़ इन्होंने शुरू कर दी थी, बाद में खैर इंडिया पाकिस्तान वगैरह इसमें बाद में आए थे जी। तो इन सब चीज़ों के साथ उन्होंने एक और चीज़ शुरू की, जीएसआई, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जी। बेल्ट एंड रोड वगैरह तो हम चल ही रहे हैं, जो उन्होंने, जब इनके पास पैसे हो गए तो इन्होंने फिर इकोनॉमिक या जो कहते हैं कि मॉनेटरी डिप्लोमेसी शुरू की। पैसे दो लोगों को, पैसे देते रहो जितना उनको चाहिए, जितना वो कहते हैं उससे ज़्यादा पैसे दो, और बाद में उनको डेट डिप्लोमेसी लोगों ने करना शुरू किया। कर्ज की जो डिप्लोमेसी शुरू की इन्होंने कि कर्ज के चंगुल में लो और उनसे बाद में तो आप फिर आपको वसूलना किस तरीके से आपके ऊपर है, क्या लेते हैं उनसे, ज़मीन लेते हैं, जगह लेते हैं, क्या करते हैं। तो ये चीज़ें सारी जब हो गई तब ये लोग जगे हैं और बहुत कुछ चीज़ें शुरू की। यूएसए ने भी, उन्होंने भी बीआरआई की तरह उन्होंने अपना एक शुरू किया था रोड इनिशिएटिव, जो नहीं चली आगे, बढ़ी नहीं करके। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। और जिन्होंने ग्रेट वॉल की बात की, ग्रेट वॉल ऑफ बेसिकली, हाँ, तो उसमें अभी आप ग्रेट वॉल में भी जाइए। एक्चुअली जब मिंग डायनेस्टी में बनी थी हज़ारों साल पहले, 20,000 किलोमीटर, कम नहीं था, 20,000 किलोमीटर का बना था। और उस समय अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो तकरीबन 10 लाख सोल्जर्स लगते थे वहाँ। तो बना किस लिए था? नेचुरली वो हिल टॉप पर है और सिक्योरिटी के लिए ही बना था। 10,000 सोल्जर्स रहते थे वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए। और किससे प्रोटेक्शन चाहिए था उनको? जापान और रशिया से उस समय। तो जो इन्होंने जो ये मेंटेलिटी दी है कि हमें जो उस तरह का एक आर्मी होनी चाहिए, एक रिसोर्सेज होने चाहिए, जिससे कि हम जो है दूसरा हमारी तरफ हिमाकत न कर सके देखने की जी। दूसरी चीज़ इनकी पॉलिसी भी यही रही है कि आप शो ऑफ फोर्स ऐसे कीजिए, फोर्स ऐसे दिखाइए कि आपको लड़ाई में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, दूसरा आगे ही नहीं बढ़ेगा जी। उनकी सुंगजू की कहावत है ना कि सबड्यू द एनिमी विदाउट फायरिंग। मनोवैज्ञानिक रूप से ये उस सामने वाले को कमजोर कर देते हैं। उसको ऐसे दबा दीजिए कि वो हिम्मत ही नहीं करे आपके सामने आने की, आगे बढ़ने की, आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप जीत जाएंगे। तो वो चीज़ ले करके ये आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं हर जगह दिखा रहे हैं। ताइवान में है, ताइवान को दिखाया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट था, चाहे सी से, चाहे लैंड से था उनका। उन्होंने हांगकांग में कैसे दमन किया, जो आवाज़ वहाँ उठ रही थी उसको अपने यहाँ उन्होंने किया ही। तो ये सब चीज़ें अगर देखें, लेकिन मानना भी पड़ेगा कि भाई उन्होंने टेक्नोलॉजिकली भी आगे बढ़ते रहे हर एक फील्ड में, स्पेस से लेकर के, और अब वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं बिल्कुल, जो अभी तक था कि कोई और बना ही नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों में इतना आगे बढ़ने के बाद ये बात इनकी जो है, ये किसी दम पर कह रहे हैं कि ये कर सकते हैं। और ये भी अगर आप देखें तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज उनको ऐसे ही रखा है, पूरा मॉडर्नाइज किया। पहले इनके पास मिलिट्री रीजन्स होते थे जो कंट्रोल करते थे सामने का। अगर हमारे अगेंस्ट देखें तो 2 होते थे, चेंगडू और एक लैंगजाओ करके 2 मिलिट्री रीजन्स होते थे।
अब उन्होंने मिलिट्री रीजन्स को सब खत्म करके और इन्होंने सारी ग्रुप रीऑर्गेनाइज करके और उन्होंने ग्रुप आर्मी कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि सारा एक साथ करो। पहले अलग अलग था जी, उनके यहाँ भी यही प्रॉब्लम आती थी, एक कहीं और से ऑर्डर आते थे, एक ऑर्डर कहीं और से आता था। अब इन्होंने ग्रुप करके बना दिया है वो जी, ग्रुप आर्मी। तो उन्होंने मॉडर्नाइज भी किया आर्मी, जहाँ जरूरत थी कम करने की वहाँ कम किया है, अपने वेपन्स एंड जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अपग्रेड किया है। तो इस वजह से ये जो है ये कह रहे हैं ये इसी बेसिस पे कह रहे हैं। और इनका जो एक कहावत अभी जो शुरू हो गई, जो मैं आपसे कह रहा था कि पार्टी जो पीएलए के ऊपर आ गई है, अब इन्होंने एक जो सेंटेंस वहाँ चल रहा है, पार्टी रूल्स द गन्स, पार्टी रूल्स द गन्स। मतलब उनको इतनी स्टेज पर आ गई कि ये जो हमारी जो भी नीतियां हैं वो दोनों तरफ से भी चलेंगी, कूटनीतिक भी चलेंगी और उसी की बेसिस पर जितना हम वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ यहाँ भी डेवलपमेंट करेंगे कि हम बैकअप मिलिट्री से भी रखेंगे जी। तो ऐसा नहीं कि हम आइसोलेशन में चल रहे हैं, जो हमारे किस पॉलिसी कभी होती थी अब हमारी भी कोऑर्डिनेट होने लगी है। तो मतलब ये दुनिया में तो आपने देख लिया हर जगह, चाहे रूस है, चाहे अमेरिका है, चाहे कहीं भी है, आप जो भी करना चाहते हैं इंटरनेशनल फील्ड में आपको मिलिट्री बैकअप उतना आपको अपने आप को रखना पड़ेगा जी, चलने के लिए जी। तो ये जो चीज़ें हैं, दूसरा इन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजिक चीज़ें थी वो उसमें बदलाव किया। वाइस इनफैक्ट टू द लेवल की इनके जो वाइस चेयरमैन होते थे सीसीपी के, जो इनकी सिक्योरिटी कमीशन है पोलिट ब्यूरो में, उसके वाइस चेयरमैन तक बदल डाले इन्होंने जी। ऊपर लेवल तक इन्होंने बहुत चेंजेस किए। तो चेंजेस करके और जब इन्होंने करने के बाद देखा तब इन्होंने ये इस चीज़ पर आए हैं। एक चीज़ और मैं बताऊं, इन्होंने इनका एम अगर ओवरऑल जो मेन उसमें देखा जाए, इन्होंने अपने उसमें डाल रखा है एम मिलिट्री एम में कि हमारा एम एनिहिलेशन नहीं है जी। एनिहिलेशन मीन्स पूरे ही, जैसे पहले जो होता कि पूरी फौज खत्म कर दो, नहीं, हमारा एम है अपना जो जिस मुद्दे पर हम जा रहे हैं उसको कैसे, वो जो हमने अभी बात की सबड्यू करने वाली, वो 3-4 तरफ से, इकोनॉमिक्स भी, बातचीत के तरीके से भी, मिलिटरली भी, हर एक तरीके से जी वो प्रेशर डाल करके और उसको अपना एम अचीव करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इन्होंने ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ है। और जो अगर ये कह रहे हैं तो नेचुरली ये मानना पड़ेगा कि कुछ बनाएंगे। जहाँ तक हमारा है डिफेंस बजट, देखिए हमारा उनका डिफेंस बजट हमसे 4 गुना कम से कम जी, 4 गुना से भी ज़्यादा है जी। तो लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमें देखना पड़ेगा उनके पास ट्रेड सरप्लस बहुत है, पैसे बहुत हैं, जिसको कि वो कभी भी डिफेंस में ले आ सकते हैं जी, जब भी जरूरत पड़े, जो अभी रशिया ने किया। इसीलिए रशिया की इकॉनमी डाउन नहीं हुई, क्योंकि ट्रेड सरप्लस था, पैसे वहाँ से निकाल के उसने डिफेंस में अभी डाल दिया है। ये कर सकते हैं, हमें वो करना मुश्किल होगा जी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, जो हम आगे अभी बात करेंगे, हम कितना और आगे बढ़ें कि अपने आप को एक सक्षम बनाएं कि हम भी उस रणनीति तक, पूरी तो नहीं, जल्दी नहीं आ सकते, बट कुछ लेवल तक आएँ कि हम भी जो है शो ऑफ फोर्स कर रहे हैं, तुम इतना करोगे तो हम इतना करेंगे जी जी। ये चीज़ आनी चाहिए। तो इसलिए हमें और दूसरा जो आपने बात की, जो अमेरिका ने अभी, अमेरिका इंटेलिजेंस ने बोला है कि ये है, वो तो हम भी कह रहे हैं जी। आज तो हमने कहना शुरू कर दिया है कि हमें सबसे ज़्यादा अगर कोई थ्रेट है तो चाइना से ही है जी। हर एक चीज़ में, हम टेक्नोलॉजी कहिए, ट्रेड कहिए, हर एक चीज़ में। हालांकि ट्रेड हमारा डाउन हुआ है अभी, बट फिर भी वो लार्जेस्ट चल रहा है उसके साथ ही जी। जो अभी, लेकिन एक जो फ़र्क आया है, जो इन्होंने भी बोला है कि एग्रेसिव हो सकता है, यस, क्योंकि इंडिया अभी एग्रेसिव हो गया है। हम पहले एग्रेसिव नहीं होते थे जी, सबड्यू हो जाते थे, लेकिन अब हम एग्रेसिव हो गए हैं जी। और जो होना जरूरी है उसके भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं तो मतलब इससे फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ
हम पहले सोचते थे कि चाइना पाकिस्तान के साथ फ्रंट खोलेगा, वो करेगा, लेकिन अगर चाइना को लग गया कि इंडिया इतना आगे हो गया है कि वो हमें ही मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है इंडिया ही एक दो फ्रंट खोल दे सी और एयर में जी, तो ये लेकर के तो मुश्किल आएगी ही। तो इसलिए मैं भी कहूँगा कि जो अमेरिकन थॉट प्रोसेस है वो तो हर एक देश का बोलते हैं आगे चल के ऐसा होगा, वो उसी चीज़ पर बिल्डअप कर रहे हैं जी, और रादर मैं कहूँगा कि हो सकता है वो और आगे बढ़ा रहे हों कि हिंदुस्तान और चीन जो है आपस में अगर मिलना भी चाहें तो नहीं करें और आगे बढ़ें। लेकिन जो चीज़ें हमने देखी हैं अभी, ताइवान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, ये जो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कि हमारा भी इंटरेस्ट है और हमको इस मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। और अब मुझे ये भी है कि ऐसा नहीं कि हम अमेरिकन इंटेलिजेंस को बताने की ज़रूरत है, हमारे भी इंटेलिजेंस उस लेवल तक तो है जी कि ये चीज़ें हम ला सकते हैं और हमें इसके ऊपर सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। जी, और आपने क्योंकि आत्मनिर्भरता की भी बात करी है तो सर हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की और बढ़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत हथियार आयात के मामले में दुनिया में शीर्ष पर बरकरार है, ऐसा क्यों? नीरज जी देखिए, शीर्ष पर बरकरार दो कारणों से है। अगर आप देखें जी, पहली चीज़ की जो रिक्वायरमेंट थी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी नहीं हुई थी पिछले कुछ सालों में, जो हमें अभी करनी पड़ रही है इंटरनल और इंटरनेशनल सिचुएशन और लोकल हमारी जो बॉर्डर सिचुएशन को देखते हुए है। जी, हम पुरानी चीज़ें लेकर चल नहीं सकते, नया करना ही था। तो इसमें जो है हुआ है। और अगर आप देखें जो रिपोर्ट सिपरी की ही रिपोर्ट की बात हो रही है जी, जो सिपरी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि इंडिया 11% पर है, लेकिन आप देखिए अगला कौन है, सऊदी अरेबिया 9.6%, 1.4% का ही सिर्फ फ़र्क है हमारे और सऊदी अरेबिया में। जी, तो सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ गई इतने वेपन्स और एम्यूनिशंस लेने के लिए, जो कि हमारे हिसाब से देखा जाए तो उसके पास इतनी थ्रेट तो है नहीं। जी, बिल्कुल नहीं है। तो वो नहीं देख रहे हैं लोग जी, कि कहाँ से सऊदी अरेबिया वहाँ पर आ गया, कहाँ से अगर आप देखिए तो कतर भी आ रहा है, कतर ने भी उस लेवल तक जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि हम ही हैं इस पर, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज लोगों ने नहीं देखा। 47.6% से हम 37 पर आ गए हैं जी, ओवरऑल। वॉल्यूम यस लार्जेस्ट हैं, एग्रीड कि 11% हमारा हमने मार्केट शेयर लिया है उसका जी, लेकिन इन डॉलर टर्म्स या एक्सपेंडिचर के मामले में तो हम कम हुए हैं, जी, 46 से 37% हुए हैं। जी, तो उसमें भी हमारी ओवरऑल कमी आई है, लेकिन यस हम बरकरार हैं उस लेवल पर और तब तक बरकरार रहेंगे। पहली बात कोई हमें ज़रूरत है, हमें नए इक्विपमेंट, नई चीज़ें चाहिए और जैसे हम मैन पावर पर कम करके उस पर बाकी चीज़ पर जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर भी रहे हैं उसमें। और सबसे ज़्यादा खर्च आपने देखा ही क्यों लगा, चीन की वजह से ही लगा। बिल्कुल। ईस्टर्न बॉर्डर्स की जहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी इसकी, तो उसकी वजह से ही ज़्यादा लगा। और वहाँ नेवल सील पर और हमने जो अभी सबसे ज़्यादा तो हमारा खर्च इसी में गया जो हमने राफेल लिए हैं। जी, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि शीर्ष पर हैं तो, लेकिन उसकी वजह से नहीं, वो चीज़ जो 20 साल से चल रही थी अभी आगे मेटरलाइज हुई है। जी, एक साथ ये चीज़ें ली जा रही हैं जो कि 20 साल पहले, 10 साल पहले या 5 साल पहले जी, होनी चाहिए थी। जी, तो इस वजह से ये चीज़ बेसिकली गई है। और जहाँ तक एक्सपेंडिचर है, आप देखें तो एक्सपेंडिचर में तो ओवरऑल में तो बहुत नीचे हैं जी, अभी भी। जैसे देखा जाए तो अमेरिका लीड कर रहा है 46% अपना बजट अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर पर। जी, हम तो अभी बहुत कम है उस मामले में जाने पर। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको देखने से लगता नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ही कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो ज़रूरी है वो हम ले रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं। और आत्मनिर्भर होने में चूंकि अभी शुरुआत है, समय लगेगा, क्वालिटी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई। आपको पता है 900 के आसपास आइटम रक्षा मंत्रालय ने कर दिए हैं जो आपने स्वदेशी ही लेने हैं। तो उनके भी आने में, लेने में, दूसरी हमारी प्रक्रिया ऐसी हैं, समय बहुत लगता है, उसको भी कट डाउन होना चाहिए। तो ऐसे करने में समय लग रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक शुरुआत हुई है और धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम पहुँचेंगे।
और अगर आप किसी में भी देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम एक्सपेंडिचर भी देखें बजट का, तो अगर मैक्सिमम हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा हुआ है इस बार, और उसमें से भी मैक्सिमम हमने रखा हुआ है इंडिजिनस खरीदने के लिए जी। तो वो चीज़ें अगर देखी जाएँ तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और हमारे रिजर्व्स भी घट गए थे, जिसको हमने रिजर्व्स भी अपने बढ़ाने हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा है। हाँ, ये है कि हम अभी भी लार्जेस्ट हैं, और एक तरह से गर्व की बात है कि हम नई टेक्निक, नई चीज़ें ले रहे हैं जी। इसमें। ऐसा नहीं करके हम वेस्ट कर रहे हैं पैसा, जी। और अभी तक तो कम से कम ये रिपोर्ट भी नहीं आई कि इसमें कहीं उसमें घोटाला हुआ है, चाहे कुछ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जी। आगे क्या होगा वो हम नहीं कह सकते जी। बट ये तो है। लेकिन दो तीन चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी हैं कि हमने देखिए इंपोर्ट्स पर हमने बैन किया, प्रोडक्शन को रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया, इन द सेंस कि प्राइवेट सेक्टर कितना आ गया है इसमें। जी। और प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू बी कॉम्पिटिटिव। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि देखिए गन्स जो है यूएई, जिसकी हम बात करते हैं, जो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है अभी, उसने जो है एलएनटी से बात की है गन्स लेने के लिए, जो हमारे यहाँ से वो इंपोर्ट करेगा। तो ऐसे करके देखा जाए, और हमारा भी इंपोर्ट देखिए 12,000 करोड़ हुआ था पिछले फाइनेंशियल में, कुछ साल पहले सिर्फ 3-3.5 से लेकर 4,000 करोड़ तक गया था जी। तो 12,000 करोड़ डॉलर अगर हम कर रहे हैं तो मतलब फ़र्क तो इसमें भी पड़ा है कि ये भी बढ़ा है और बढ़ेगा, ये भी चलता रहेगा। हाँ, जो चीज़ नहीं है वो तो है। दूसरी चीज़ एक और हमें देखनी पड़ेगी नीरज जी, कि ये हम बात जो कर रहे हैं आज की डेट में कि हमने 11% या लार्जेस्ट लिया है, कॉस्ट फैक्टर हर एक का बढ़ गया है। जो भी आर्म्स एम्यूनिशन, और आप देख रहे हैं इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और क्या हो रहा है यूक्रेन रशिया से, तो इंडस्ट्री कॉस्ट फैक्टर तो बढ़ ही गया है। तो उसको भी अगर मद्देनजर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस मात्रा में कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए। लेकिन यस, सारा कुछ मिला करके कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी और कॉस्ट फैक्टर मिला के चलें, तो इन सब मिलाने के लिए ये तो बढ़ा ही है। इसलिए जी, उस हिसाब से अब बेसिक चीज़ें आप देखिए ना, आईएफ को, इंडियन एयरफोर्स को ज़रूरत है कम से कम 121 एयरक्राफ्ट की, नेवी को चाहिए अपने शिप्स, सब सबमरीन से लेकर के बाकी। लेकिन हम खरीद भी रहे हैं। गार्डियन यूवीज़ का आपने देखा ही होगा, जो अमेरिका से लेने वाले हैं। हम अपाचे खरीद के आए थे हेलीकॉप्टर, उनकी कीमत देखिए कितनी है। तो इन सब चीज़ों से बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन उससे हमारी ताकत भी बहुत बड़ी है। ये भी हमें मान के चलना पड़ेगा। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें लगे कि हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जो ज़रूरी है उसी के ऊपर खर्च किया गया है, ये सारी चीज़ें मिला करके। और डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि ये कम करने की ज़रूरत है, और कम तभी होगा जब हम इंडिजिनस अपना बनाएं, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी सब बढ़ाएं। जी। और इस दौरान आपने जो दो बड़ी बातें कही कि एक तो अब तक कोई घोटाला सामने नहीं आया, वरना तो पहले डील और कमीशन यही हर रक्षा सौदे के साथ एक तरह से चिपक गया था। और दूसरा आपने जैसे कहा कि हम नई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जो कि वर्तमान जो इस चुनौती हैं उसको देखते हुए आवश्यक भी है, बिल्कुल, रक्षा सुरक्षा के मद्देनज़र। सर, अमेरिकी सीनेट के एक द्विदलीय प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है। इस प्रस्ताव का क्या असर पड़ेगा, और ये जो चाइना है और भारत की जो सीमा है उसको लेकर मैकमोहन रेखा से आशय क्या है? नहीं जी, थोड़ा सा हम मैकमोहन रेखा की अगर बैकग्राउंड में जाएं, जो ज़रूरी है जी। मैकमोहन लाइन एक्चुअली थी क्या जी। उस समय जो एक सेक्रेटरी थे मिस्टर मैकमोहन, उनको लगाया गया था डीलिनेट करने के लिए। डीलिनेट तो नहीं कहूँगा मैं, ग्राउंड पर तिब्बत और हिंदुस्तान के, यार उस समय के हिंदुस्तान के बीच में डिमार्केशन के लिए। और क्यों हुआ था ये? क्योंकि काफ़ी बाद में ये हिंदुस्तान जो है 1930 क्या या उससे पहले इन्होंने देखा कि एक्चुअली ब्रिटिश ने भी सोचा कि सारा गवर्न तो कर नहीं पाएंगे जी। अगर वो चले भी जाते हैं तिब्बत में तो कुछ कर पाएंगे नहीं। और उस समय तिब्बत पर चीन का रूल तो था नहीं जी। टीएर था, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन बोला जाता था, और उनकी अपनी गवर्नमेंट थी। बाद में जो है ये इन्होंने करीब 24-25 मार्च
1914 पहला था जबकि एक मीटिंग हुई थी, उससे पहले ही मीटिंग्स हुई थी। इनफैक्ट इसको भी शिमला एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। शिमला में मीटिंग्स होती रही और दिल्ली में 24-25 मार्च को एक समझौते के ऊपर सिग्नेचर हुए थे, जिसमें कि तिब्बत से उनके रिप्रेजेंटेटिव थे और उस समय ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने एक जो हम मिलियन मैप कहते हैं, जिस मैप में पूरा क्लियर नहीं होता है, उस मैप में उन्होंने एक वैसे लाइन ड्रा करके बोला कि ये जो है यहाँ पर हमारी आपस की बाउंड्री है जो रहेगी। और ये जो है बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बर्मा जो म्यांमार है उसका ले करके और उसी माउंटेन रेंजेस पर बेसिकली इन्होंने डिमार्केशन एक तरह से की थी, और जो मैंने कहा था वेल डिफाइंड कहीं नहीं थी जी, नक्शे पर एक हुई थी, लेकिन हुई थी जरूर रही थी। और बाद में इसको मान्यता तो मतलब किसने देनी थी, उस समय माना गया कि ठीक है हम इसी पर मिलकर रहेंगे, एक दूसरे पर हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे और इस लाइन को मान करके चलेंगे। और जनरली इन्होंने ग्राउंड पर कर दिया था कि कौन सी हिल रेंज है, कहाँ से पास होता है, कहाँ जाएगा। बट ग्राउंड पर जाके सर्वे जिसे कहते हैं, ग्राउंड सर्वे नहीं हुआ था, बट मार्क जरूर हो गया था। इसको उन्होंने थोड़ा सा डिलिमिनेशन एक्सरसाइज जिसे कहते हैं उसको करने के लिए। चाइना इस ग्रुप का पार्ट नहीं था जब ये जो एक्सरसाइज हुई थी, और इसीलिए चाइना कहता है कि जब हम इसमें पार्टी नहीं थे, और वो कहते हैं तिब्बत तो ऑटोनोमस नहीं था, चाइना का पार्ट था, इसलिए जो वो कहता है कि नहीं ये तो इलीगल है, हम जो है इसमें इसको मान्यता नहीं देते हैं जी। और एक चीज़ और थी कि अगर आप इसको थोड़ा उसमें, जहाँ बाद में चाइना ने बर्मा के साथ ये मैकमोहन लाइन ही जा रही थी, बट उसको उनके साथ मिल करके उसने उसको रीअलाइन किया था, बट हिंदुस्तान ने कहा कि हम जो मैकमोहन लाइन है उसको मान के चलेंगे। और जब इन्होंने हमने तो लीगल मान लिया था कि लीगल चलेगा, लेकिन बाद में जब पार्टीशन हो गया 1947 में, उसी समय तिब्बत ने ये कहा कि ये लाइन तो कोई डिमार्केशन है नहीं, और ब्रिटिश इंडिया ने जो उन्होंने कहा कि हमारे रीजन्स ले लिए थे, भूटान, सिक्किम, अपना म्यांमार और बाकी चीज़ें जो बाकी जो एरियाज़ हैं, उनने कहा कि हमको वापस मिलना चाहिए। तो इंडिया ने उस समय कहा कि भाई हम रिस्पेक्ट करते हैं जो सॉवरेन लाइन, एक बार जो डिमार्केट हो गई है उसी को लेके चलेंगे और उसको हम जो है चेंज नहीं करेंगे। और बाद में फिर तिब्बत ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। चाइना आपको पता ही है कि ये 65,000 किलोमीटर कहता है हिंदुस्तान का, अपना हिस्सा वो करता है जी। उस समय भी चलती रही। जो आपने बीच में अरुणाचल की बात की, बेसिकली तो सिक्किम और उधर ही मेन वो है, सिक्किम में हमारा ज़्यादा नहीं है बट इधर का ज़्यादा वो है। अगर आप याद करें 2003 तक जो ये 14वें दलाई लामा हैं, उन्होंने भी अरुणाचल को एक्सेप्ट नहीं किया था इंडिया का पार्ट। पहले वो भी कहते थे कि ये जो है तिब्बत का रहा है, और जहाँ तिब्बत हुआ मतलब चीन कह गए तो हमारा है। 2003 में जाकर के उन्होंने कहा था कि ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का जी। तो ये चीज़ें सुलगती रही हैं, और ये करीब 2008 में जून में उन्होंने जाके बल्कि फुल्ली रिकॉग्नाइज किया था अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया, और मैकमोहन लाइन दोनों वो एग्री कर गए थे उस समय। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपको हम बताएं, अरुणाचल आपको अगर याद हो, पार्टीशन से पहले इसका नाम नेफा हुआ करता था, नॉर्थ ईस्ट फेडरल जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, जब ब्रिटिशर्स के टाइम में जी। और ये उस समय जब 47 में इंडिपेंडेंस के बाद जब ये बातें हो रही थी, तिब्बत ने बोला इसके लिए रिटर्न करने के लिए, इंडिया के बीच में बात हुई ये सब। और 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी चाइना में। जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तिब्बत तो हमारा है जी।
और जब उन्होंने बोला तिब्बत है तो उन्होंने कहा कि इसके साथ की जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हमारी हैं जी। तो ये चीज़ चलती रही। मैकमोहन लाइन को उन्होंने नहीं माना और 1954 में इंडिया ने रिकग्नाइज कर दिया चाइना की ऑटोनॉमी ओवर तिब्बत, कि तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है। ट्रीटी भी साइन कर दी। अप्रैल 1959 में ट्रीटी साइन हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो उस समय हुई, जिसके लिए नेहरू को बहुत क्रिटिसाइज किया उस समय भी लोगों ने 1959 के बाद, कि उन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि भाई ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो चाइना शुड हैव एक्सेप्टेड कि ये मैकमोहन लाइन जो है ये हमारी बाउंड्री है। बिल्कुल, अगर ये दोनों चीज़ें उसमें कर दी गई होती तो ये चीज़ नहीं आती, लेकिन हम चुप रहे। सबसे बड़ी गलती हमारी, चाइना ने चुप रहना ही था। अब उसके बाद इसी बीच में जब ये सब हो रहा था तो चीन ट्रांसग्रेस करने लगा, बीच में आने जाने लगा। तो इंडिया ने तब डिसाइड किया, नेहरू ने डिसाइड किया कि हम जो है मिलिट्री बेसेस बनाएंगे जी। जहाँ पर मिलिट्री बेसेस उन्होंने बनाना शुरू किया तो नेचुरली चीन ने भी शुरू किया। और 1959 में ही एक लैंगजू करके मिलिट्री आउटपोस्ट था हमारा, जिसको चीन ने कैप्चर कर लिया। तब जो है हमारे लोग जगे। उस समय ये सारी पॉलिटिशियंस की और नेहरू की सब चीज़ें शुरू हुई कि भाई आगे चढ़ करके ये क्या हो सकता है। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको और जो मिलिट्री आउटपोस्ट वहाँ पर खोलेंगे। 24 अक्टूबर को 1959 को उस समय साउवेन लाई ने बोल दिया था कि ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया है इसमें। हालांकि उन्होंने ये प्रपोज किया कि इंडिया चाइना जो है यूनिलेटरल LAC को डिक्लेयर कर दें जी। और LAC में तो ऑलरेडी आगे आ गया था, तो जो हमने नहीं माना उस समय। हम तो उन्होंने बोला कि इसी को जो है जहाँ पर हैं उसी को मैकमोहन लाइन मान लिया जाए, तो वो भी हमारे इंटरेस्ट में नहीं था, जो नहीं लिया गया। और 1961 में आकर के थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि फॉरवर्ड लुक पॉलिसी थोड़ा सा इंडिया ने अप्लाई किया कि हमें मिलिट्री बेसेस यहाँ बनाने चाहिए जी। और उसके बाद आपको पता ही है 62 में क्या हुआ। 62 डिबेकल के बाद खैर फिर भी अरुणाचल चलता रहा, नेफाई चलता रहा जी। अरुणाचल तो 1972 में जाके बना जी। उससे पहले तो हम नेफाई उसको बोलते रहे जी। एक और इंसिडेंट आपको बताएं, 1984 में IB ने वहाँ तवांग का एरिया था जहाँ अपना पोस्ट मूव किया कि भाई यहाँ पर हमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट है और यहाँ चाइनीज़ आकर के कुछ कर लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैकमोहन लाइन से करीब 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था जी। ये गए वहाँ पर, ऑक्युपाई किए 84 में। उसके बाद जाड़ों में जैसे नामुल होता है आ गए। 1986 में इनके जाने से पहले ही चीन वहाँ जाके वो एरिया ऑक्युपाई कर लिया, जैसे अभी हमने देखा। एक्चुअली देखा जाए तो एक लेसन लर्न था जो हम हर साल सोचने चाहिए थे कि पहले ऑक्युपाई करें, पर चीन ने वही किया, एग्जैक्टली वही किया। 86 में उन्होंने वो ऑक्युपाई कर लिया था। तो ये सब चीज़ें हैं उनके साथ ये पहले से ही चलती रहीं। और इनफैक्ट देंग शियाओपिंग ने भी बोला था कि वी नीड टू टीच इंडिया लेसन, ये सब जब एक्टिविटी चल रही थी। हालांकि वो 86 की बात है। 1988 में आपको पता है अपना राजीव गांधी गए चीन में, और वहाँ जा कर के उन्होंने 2 वो बनाए, वहाँ पर विजिट किया और उन्होंने एक बाउंड्री रिजर्वेशन के लिए उन्होंने वर्किंग कमेटी बनाई, जो कि अभी तक आपको याद है वर्क करती ही जा रही है और उससे हमें कुछ नहीं मिला है। और इतनी सिटिंग्स हो रखी हैं उस बाउंड्री कमीशन की, वर्किंग कमेटी की जी। 1993 में हमने जो सेटअप किया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए एग्रीमेंट, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये अगर आप देखें इससे, तो ये जो मैकमोहन लाइन है ये सैंक्टिटी हम मान रहे हैं, लेकिन चीन अभी तक नहीं मान रहा है जी। और ये तभी होगा कि हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि हर एक गलवान का जवाब हम गलवान प्लस से देंगे, तभी जा कर के ये चीज़ें हो पाएंगी जी। जिसमें कि हम इस लायक हो पाएंगे कि हम अपनी जो जितनी
ये मैकमोहन लाइन या मैकमोहन लाइन जैसे तेंग श्याओपिंग कहते थे कि LAC को माने, हम कहेंगे नहीं 5 किलोमीटर आगे उसको मानना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसी दृष्टि में वैसे काम चल भी रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं सर जरा। अप्रैल में दिल्ली में होने वाली SC और रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान को निमंत्रण दिया है। क्या इस बैठक में पाकिस्तान शामिल होगा, और दोनों देशों के वर्तमान संबंधों को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट तो भारत पाक के बीच एक बड़े संघर्ष की संभावना भी जता रही है। नीरज जी, पाकिस्तान का जो कंडीशन है वो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान को खुद ही नहीं पता लग रहा है कि वो उसके पैर क्या, उसकी पूरी शरीर इतना डगमगा गया है तो खड़ा कैसे हो जी। पहले वो अमेरिका के ऊपर खड़ा रहता था, अल्लाह अमेरिका और आर्मी मैंने बताया था जी। अब सारा सिर्फ अल्लाह का रह गया। अल्लाह तो सबको सारा देता ही है, लेकिन कुछ तो आपको भी करना है। भगवान भी तो उन्हीं की मदद करता है जब आप अपनी मदद करते हैं। कुछ करेंगे नहीं तो कैसे होगा। बिल्कुल। अमेरिका ने हाथ खींच लिया, आर्मी भी समझ में नहीं आ पा रही कि क्या करें जी। और जो बाकी इनके मददगार थे जो आए थे, चीन और UAE, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा है जी। तो, और अफगानिस्तान के साथ इनका आपने देखा, इन्होंने सोचा अफगानिस्तान बन जाएगा, टेररिस्ट को ये साथ देते रहे, सब कुछ करते रहे, और उनको अफगानिस्तान को अब पता लगा कि वो इतने गरीब क्यों हैं, क्योंकि उनका सारा पैसा तो ये खाते रहे हैं। जी जी। तो उनसे भी इनकी जो है नहीं बन रही है, बल्कि वो एक तरह से कहें तो दुश्मनी ही चल रही है वहाँ पर। तो पाकिस्तान बिल्कुल ही मतलब लड़खड़ा गया है, समझ में नहीं आ रहा। इंटरनल आप देख ही रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जी। इमरान खान की किस तरह आगे बढ़ रहे हैं ये देख रहे हैं जी। जनता उनकी जो है, उनके टीवी रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए जी। मोदी की तारीफों में कशीदे पढ़ रहे हैं वहाँ के लोग जी। जितना हमारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा वहाँ के लोग कह रहे हैं जी, मोदी जी के बारे में जी। तो ये चीज़ें जो हैं, और ऐसे नहीं कि मोदी जी के बारे में, मैं कह रहा हूँ पॉलिसी के बारे में जी। हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के बारे में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में वो ऐसे बोले जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सब कुछ दिखाई पड़ ही रहा है जी। तो ये बहुत ही एक्चुअली सिचुएशन जो है ऐसी है इस समय कि पाकिस्तान किधर जाए, कैसे क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं हो रहा है क्या करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने अपना फ़र्ज निभाया है। SCO आपने देखा जी कि SCO 2001 में बना था, 2017 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक साथ मेंबर बने SCO के। बने क्या, चाइना ने बनाया जी। हिंदुस्तान को बनाना पड़ा क्योंकि जो 6 देश थे उनसे हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे रहे हैं जी। और बिना हिंदुस्तान को साथ लिए हुए साउथ एशिया आगे बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल। और चूंकि हिंदुस्तान को लेना था तो उन्होंने पाकिस्तान को लिया कि काउंटर बैलेंस कुछ न कुछ रखो जी। तो 2017 के बाद अभी मौका है जब हिंदुस्तान जो है लीड कर रहा है, हेड कर रहा है SCO को जी। तो नेचुरली कई बैठकें होनी हैं। इससे पहले आपने देखा ये जो चीफ जस्टिस की होनी थी जी, जिसमें उनको इन्विटेशन दिया गया था, उन्होंने बोला आने के लिए लेकिन आखिरी समय पर नहीं आए। ऑनलाइन किसी और जज के साथ कॉन्फ्रेंस में थे जिनसे बातचीत हुई जी। अभी जो है रक्षा मंत्रियों की होने वाली है जिसमें उनके रक्षा डिफेंस मिनिस्टर और NSA दोनों को न्योता दिया गया है जी। अंडरग्राउंड खबर तो यही है कि शायद उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है जी। इसके बाद मई में आई थिंक गोवा में इसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की होनी है जी। तो फॉरेन मिनिस्टर को भी न्योता गया है जी। लेकिन सवाल यह है कि ये न्योता देने से इनके, वो तो फर्ज बनता है, SCO के मेंबर हैं, देना है, बट इनसे निकलेगा क्या जी। जो देश खुद ही कटोरा लेके घूम रहा है वो क्या लेके आएगा हिंदुस्तान में जी। क्या कॉन्क्रीट चीजें देंगे वो जी। जो अभी हम क्या करके आ रहे हैं, इस जो मीटिंग है उसका एक जो 2 मेन मुद्दे हैं वो है टेररिज्म, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, सिक्योरिटी कैसे बढ़ाएं, और अफगानिस्तान जी। ये 2 चीज़ें हैं जो मेन मुद्दे हैं जो इसमें डिस्कस होने हैं जी। ना यही एक देश है जो कि सबसे ज़्यादा तो ये इसको बढ़ा रहा है जी। तो इनको बुलाने का न बुलाने का मुझे कोई खास फ़ायदा नहीं नज़र आता। हाँ, हमने जो नियम है जिस हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहे हैं बुलाया है,
जी। लेकिन मेरे समझ से होना चाहिए कि उनको पहले बता देना चाहिए कि ये मुद्दे हैं जी। इनको छोड़ करके बाकी आप बायलैटरल बाकी मुद्दों पर यहाँ पर नहीं उठाएंगे जी। क्योंकि फिर वही वो कश्मीर का राग अगर अलापेंगे जी। फिर अगर वो आकर के ये बोलेंगे कि भारत इंटरफियर कर रहा है, जबकि आप देखिए परसों की मीटिंग उनकी हुई है लाहौर में, जहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स के लीडर्स उनके सारे इकट्ठे हुए हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने चूंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो हिंदुस्तान को और कैसे परेशान करें उसको रूपरेखा तैयार कर रहे थे। तो ऐसी अगर चीजें होंगी तो दोनों साथ साथ नहीं चल सकती, जो कि पहले हिंदुस्तान ने ऑलरेडी उनको बता रखा है। तीसरी चीज जो बहुत क्लियर उनको कर देनी चाहिए कि हिंदुस्तान तो जवाब देगा जी। जिस तरह जवाब दिया है, जिस तरह एग्रेसिव है एक टेररिज्म के ऊपर, वो एग्रेसिवनेस हमेशा रहेगी जी। चाहे वो बॉर्डर पर करना पड़े, अपने देश के अंदर करना पड़े या कहीं घुस के करना पड़े जी। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये हम करके रहेंगे। हाँ, अगर आप आगे आएंगे, ये क्या 2 कदम, हम 3-4 कदम जाएंगे, लेकिन हम भी कदम फूंक फूंक के रखेंगे जी। ऐसे नहीं है कि आप बोल दीजिए और हम आपके बोलने पर चले जाएं जी। तो अगर टेररिस्ट आपके यहाँ ओपनली घूमेंगे और आप कहेंगे नहीं जी हम तो कंट्रोल कर रहे हैं इनके ऊपर, ये चीज़ तो मानी नहीं जा सकती जी। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जो कि इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस होने वाला है। हालांकि बैक चैनल डिप्लोमेसी तो हमेशा चलती रहती है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल है, चाहे वो ISI रॉ के मिल करके वो जैसे भी है, वो तो चलती रहती है। लेकिन जहाँ तक है जनता जो देख रही है सामने, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय जो बाकी बैक चैनल डिप्लोमेसी है। और भारत की जनता ये देख रखी है और समझ रखी है कि अब इस तरह काम नहीं चलने वाला है, हमको एग्रेसिव होना पड़ेगा। और जब से हुए हैं आप देखिए क्या हुआ जी। 2019 के बाद जो हमने एक्शंस लिए हैं जी, उसका बहुत प्रभाव पड़ा है जी। बिल्कुल। क्या हालात हो रखे हैं हर जगह जी, जहाँ भी है। आज की कश्मीर की आर्थिक स्थिति देखिए जी, कितना वहाँ पर टूरिस्ट गए हैं और लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही है, टूरिस्ट को और बाकी लोगों को जी। तो हालात सामान्य नहीं होते तो कैसे होता। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो है मस्जिद तो बनी रहे हैं, मस्जिद का भी पुनर्निर्माण हो रहा है जी, जी। ये पहले कहाँ संभव होता था जी, जी। जो संस्कृति है वहाँ की, मेल मिलाप की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम जो हम कहते थे एकता की संस्कृति है, वो अब शुरू हो रही है दोबारा जी। जो कि इस चीज में अगर ये दखलंदाजी होगी तो मुझे नहीं लगता कि एससीओ के माहौल ठीक रहेगा अगर इस तरह की चीजें चलती रहेंगी तो जी। और जहाँ तक इनका अमेरिका खुफिया रिपोर्ट का सवाल है, ये तो है ही और हम भी जानते हैं जी कि अगर लेकिन सबसे बड़ा डर जो इस समय है नीरज जी, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान इतना अनस्टेबल है अंदर, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, जो हम ये बात कर रहे थे, उसको लगता है कि एक ही चीज़ है, हिंदुस्तान पर कुछ कार्रवाई कर दो, पाकिस्तानी जनता जो है शायद हुकूमत के साथ देने लगे, जो मुझे नहीं लगता कि जनता साथ देगी। हाँ, ये अगर इसमें लगे रहें तो कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए कि इनको मौका ना दें कि इस तरह की कार्रवाई का अंजाम दें जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच जो परमाणु पनडुब्बी समझौता हुआ है, उसका हिंद प्रशांत क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, चीन में जो पुरानी बोतल में नई शराब कहेंगे, वहाँ पे जो नई सरकार आई है उसका जो नया संकल्प है, उस पर आपने विस्तार से चर्चा की, मैकमोहन रेखा का इतिहास बताया। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आज का जो कार्यक्रम है हमारे दर्शकों के कई सारे सवालों का जवाब देगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके लिए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।